हेलो दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएससी इलाका में स्वागत है। हम इस वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही बेहतरीन लाइन से करते हैं कि किसी ने क्या खूब कहा है कि हारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में बुराई है। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो के पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि अपक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है, यानी कि जो अपक्रिया ऊष्मा होती है वह किस पर निर्भर नहीं करती है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है अपक्रिया के ताप पर, दूसरा ऑप्शन दिया है उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है, और तीसरा ऑप्शन दिया है अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, और चौथा ऑप्शन दिया है चाहे अपक्रिया स्थिर दाब पर की गई हो या स्थिर आयतन सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। यानी कि अपक्रिया ऊष्मा किस पर निर्भर नहीं करती, तो जो अपक्रिया ऊष्मा होती है वो उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है उस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि दो धातुओं का सोलरण किसके गुण के कारण संभव है। यानी दो धातुओं का जो सोलरण होता है वह किसके कारण संभव होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है पराशर, दूसरा ऑप्शन है श्यानता, और तीसरा ऑप्शन है पृष्ठीय तनाव, और चौथा ऑप्शन है कि असंजन। तो देखिए इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दो धातु का जो सोलरण होता है वह असंजन गुण के कारण संभव है। ठीक दोस्तों, जो दो धातुओं का सोलरण होता है यानी जो सोलरण यानी क्या होता है, पिघलता। ठीक दोस्तों, यानी कि जो दो धातुओं का सोलरण होता है वह असंजन गुण के कारण क्या होता है, संभव होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और जब दो धातुओं के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, जब दो धातुओं के जोड़ पर ऊष्मा उत्पन्न की जाती है तो जो सोलरण धातु होती है वो क्या होती है, पिघलती है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कि हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया है न्यून ऊष्मा चालकता, दूसरा ऑप्शन दिया है न्यून वैद्युत चालकता, और तीसरा ऑप्शन दिया है अधिक विशिष्ट चालकता, और चौथा ऑप्शन दिया है अधिक ऊष्मा। देख सकते हैं, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से अधिक विशिष्ट ऊष्मा की कसौटी क्या की जाती है, अपनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि निम्न में से देखिए दोस्तों, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, आपका प्रश्न उत्तर वो ये हो जाएगा किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए उसे अधिक कसौटी, उसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा की कसौटी क्या होती है, की आवश्यकता होती है। यानी कि उसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपका प्रश्न कह रहा है कि ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या है। यानी कि जो ताजा पानी होता है उसका हिमांक बिंदु क्या होता है। यानी कि जो वह हिमांक यानी क्या होता है, यानी कि बर्फ, यानी कि वह किस आपको डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होगा, बर्फ जम जाएगा दोस्तों। यानी कि आपको ये बताना है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया है कि 3 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा ऑप्शन दिया 5 डिग्री सेल्सियस पर, और तीसरा ऑप्शन दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर, और चौथा ऑप्शन दिया है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी जो ताजे पानी का हिमांक होता है वो ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि जो ताजा पानी होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, हिमांक बन जाएगा, यानी कि बर्फ जम जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शुद्ध जल किस तापमान यानी कि फ़ारेनहाइट में पर जम जाता है। यानी कि आपका शुद्ध जल जो होता है वो किस तापमान पर जम जाता है आपको बताना है, वो भी किस में बताना है, तो फ़ारेनहाइट में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहला ऑप्शन दिया है कि 32 फ़ारेनहाइट पर, दूसरा ऑप्शन दिया है 0 फ़ारेनहाइट पर, और तीसरा ऑप्शन दिया 48 फ़ारेनहाइट पर, और चौथा ऑप्शन दिया है 37 फ़ारेनहाइट हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 फ़ारेनहाइट पर। यानी कि शुद्ध जल किस तापमान पर आपका बर्फ जम जाता है, तो जो शुद्ध जल होता है वह 32 फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, वो आपका बर्फ जम जाता है। लेकिन अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछे कि यानी कि जो शुद्ध जल होता है वो किस डिग्री सेल्सियस में बर्फ जम जाता है, तो आप वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि जो शुद्ध जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ जम जाता है। और फ़ारेनहाइट में पूछे तो जो शुद्ध जल होता है वो 32 फ़ारेनहाइट पर आपका क्या होता है, बर्फ जम जाता है। लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध जल किस तापमान है, वो भी फ़ारेनहाइट में बर्फ जम जाता है, तो
32 फ़ारेनहाइट पर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर है। देख सकते हैं, यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपका प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि देखिए आपका प्रश्न कह रहा है कि भीषण सर्दी में, आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। देखिए दोस्तों, जब भीषण यानी कि अधिक जब सर्दी यानी कि ठंडी पड़ती है तो जो ठंडे देश में क्या होता है, जो पानी की पाइपें होती है वे फट जाती हैं। क्यों फट जाती है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, क्योंकि पानी जमने पर जो पानी होता है वो फैलता है। दूसरा ऑप्शन दिया पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, और तीसरा ऑप्शन दिया उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, और चौथा ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पानी जमने पर क्या होता है, पानी फैलता है। देखिए दोस्तों, जब भीषण सर्दी यानी कि जब अधिक ठंडी पड़ती है तो जो उस पाइप में जो पानी होता है, तो जब वो बर्फ जमता है ठंडी के कारण, तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ता है, तो वह जगह नहीं पाती है, तो पाइप क्या होती है, फटने लगती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी भीषण सर्दी में ठंडे देशों में जो पानी की पाइपें होती है वो क्यों फटने लगती है, क्योंकि पानी जमने पर पानी जो होता है वो पानी का आयतन फैलता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं और नीचे का पानी छोड़कर, यानी कि जो ठंडे देश होते हैं दोस्तों, वो ठंडे देशों में शीतकाल की जो झीलें होती हैं उसके ऊपर एक बर्फ की परत जम जाती है और नीचे आपका पानी भरा हुआ रहता है। तो वो आपको किस डिग्री सेल्सियस पर ऐसा होता है दोस्तों, आपको बताना था। आपका पहला ऑप्शन दिया है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, दूसरा ऑप्शन दिया है 0 फ़ारेनहाइट पे होता है, और तीसरा ऑप्शन दिया है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और चौथा ऑप्शन दिया है कि 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है। तो देखिए दोस्तों, जो ऐसा आपका जो होता है दोस्तों, वो किस डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि जो ठंडे देशों में शीतकाल में जो झीलें होती हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ऊपर परत जम जाती है बर्फ की, और नीचे आपका पानी रहता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि उष्मीय मान को डैश 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 मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी उष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, आपको ये बताना है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि किलो न्यूटन के प्रति केजी, दूसरा ऑप्शन दिया है किलो जूल प्रति केजी, और तीसरा ऑप्शन दिया है किलो वाट प्रति सेकेंड, और चौथा ऑप्शन दिया है KCAL प्रति सेकेंड। उसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किलो जूल प्रति किग्रा, यानी कि उष्मीय मान को किलो जूल प्रति किग्रा के मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो आपका प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि रेफ्रिजरेटर, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि, यानी जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वे खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्यों। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, दूसरा ऑप्शन दिया है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु मर जाते हैं, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है इसके न्यून तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं, और आपका चौथा ऑप्शन दिया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यह खाद्य पदार्थों को रोगाणु रहित कर देते हैं। जो तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जो जीवाणु और फफूंदी होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। जो आपेक्षिक आर्द्रता होता है उसे किस रूप में आपको व्यक्त किया जाता है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया ग्राम में, दूसरा ऑप्शन दिया किलोग्राम में, और तीसरा ऑप्शन दिया प्रतिशत में, और चौथा ऑप्शन दिया। इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है, तो आप देख सकते हैं आपका प्रश्न कह रहा है कि शीतकाल में, देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है
क्योंकि देखिए दोस्तों, जो शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी होता है, आप देखे होंगे शीतकाल में जो हैंडपंप का जो पानी होता है वो हमें गर्म प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है आपको बताना था। आपका पहला ऑप्शन दिया है कि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, और दूसरा ऑप्शन दिया है पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय के तापमान से अधिक होता है, और तीसरा ऑप्शन दिया है पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका चौथा ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी होता है वो गर्म प्रतीत क्यों होता है। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी के भीतर तापमान जो होता है, पृथ्वी के भीतर जो तापमान होता है वह वायुमंडलीय तापमान से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए शीतकाल में जो हैंडपंप का पानी होता है वो गर्म हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।